चलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का 10वां चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं। आगे का गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी के बारे में। ठीक है, गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी के बारे में अगर देखें तो गोलीय दर्पण के द्वारा प्रकाश के परिवर्तन का विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे। मतलब कि एक निश्चित गोलीय दर्पण, गोली मतलब गोल, दर्पण मतलब कांच। ठीक है, तो कांच के जो नियम होते हैं उस नियम के और जो चिन्ह दिए होते हैं उसके बारे में हमको क्या पढ़ना है। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव पी होता है, मतलब दर्पण जो होता है उसको पी से माना जाता है और उसके बिंदु माने जाते हैं, मतलब जहाँ से शुरुआत हुई वो। ठीक है, दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति एक्स अक्ष मतलब एक्स अक्ष लिया जाता है, जबकि उसके पार्टी होती है। बिंदु के सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, मतलब बाईं ओर ही होता है। इसका अर्थ है कि दर्पण का प्रतिबिंब इसके क्या प्रकाश की बाईं ओर ही पड़ेगा। मतलब कि वो क्या होगा, बाईं ओर होगा तो उसका परछाई, उसकी जो परछाई होगी उसके उस साइड ही पड़ेगा। अगर आगे से परछाई मतलब लाइट आ रहा है तो उसकी परछाई क्या पीछे से पड़ती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर की दूरी संपर्क के क्या ध्रुव के से मापी जाती है। मतलब कि उसकी दूरी कितनी है, जो फोकस पड़ रहा है ओके, और जो कांच पे फोकस पड़ रहा है उसकी दूरी कितनी है वो देखी जाती है। मूल्य की दाईं ओर के एक अक्ष पे के अनुच्छेद के मापी गई दूरियों के धनात्मक मानी जाती है, जिसके जबकि मूल्य की बाईं ओर के अक्ष की मापी गई होती है, मतलब कि ऋणात्मक होती है। मतलब कि उसका क्या होता है, दूरी ज़्यादा होती है, ज़्यादा उसकी दूरी और प्रकाश की दूरी और जो परछाई की दूरी उससे क्या ज़्यादा देखने को मिलती है सदैव में। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के लंबवत के ऊपर की ओर के मापी जाने वाली दूरियों के धनात्मक मानी जाती है। अब यहाँ पे देखो आपको दिया गया इस तरह का क्या वक्र, मतलब क्या वक्र हुआ, दर्पण वक्र होता है। इसकी बाईं ओर की दूरी क्या होती है, माइनस में होती है, और दाईं ओर की दूरी क्या होती है, प्लस में होती है, जिसके लिए आपतित प्रकाश की किरण जब रोशनी पड़ती है तो उसकी दर्पण के सामने पड़ेगी और उसकी परछाई क्या उससे क्या दूर पड़ती है, ऐसा इसके अंदर क्या माना जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दर्पण के सूत्र तथा उसके आवर्धन के बारे में। दर्पण का जो सूत्र है उसका आवर्धन है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखेंगे तो इसके अंदर गोलीय दर्पण के ध्रुवों के बीम की दूरी यू होती है। मतलब कि गोलीय दर्पण की जितनी उसकी दूरी होती है उसके यू के द्वारा दर्शा दें, और दर्पण के कुल प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी वी कहलाती है। मतलब प्रतिबिंब उसकी परछाई की जो दूरी होती है उसको क्या वी के द्वारा दर्शा है। जो सामने से लाइट की जो दूरी आती है उसको यू, और जो परछाई उसकी पड़ती है उसको वी के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब उसके ध्रुवों के मुख्य फोकस की दूरी के एफ के द्वारा, जो ध्रुव होता है जहाँ से आ रहा है उसको एफ के द्वारा दर्शाया जाता है। इस बात की रसायन के बीच एक दर्पण का सूत्र बताया जाता है जिसको एक बटे वी एट वे यू बराबर एफ बटे इस तरह से दर्शाया जाता है। ये संबंधित सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए बीम की सभी स्थितियों के लिए मानी जाती है। प्रश्नों के हल करते समय हम जब आपको दर्पण का सूत्र होता है तो यू बी एफ आर के माना जाए, इसी परिस्थिति को क्या दर्शाया जाता है। मतलब इस प्रकार से यू बी एफ का जो सूत्र है इसके लिए दर्शाया जाता है। इसके लिए दर्पण का सूत्र होता है जो आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही होगा दर्पण के। आवर्धन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो गोलीय दर्पण के द्वारा आवर्धन का अपेक्षित विस्तार जिससे ज्ञात होता है कि कोई भी प्रतिबिंब बीम की अपेक्षा कितना गुना आवर्धन है, जिसके लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब बीम की ऊंचाई कितनी होगी, मतलब जितनी उसकी ऊंचाई उतनी उसकी रोशनी क्या उतनी पड़ती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब उसके अंदर देखें तो इसके क्या यदि एच मतलब ऊंचाई का प्रतिबिंब के लिए दर्पण तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की बीम की ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब मतलब परछाई की ऊंचाई और जो उसका खंभा है उसकी ऊंचाई। माना कि कोई पेन, माना जैसे ये पेन है तो इसकी जो परछाई है तो आप देखो इसकी परछाई आपको हल्की से दिखाई दे रही, तो इसकी ऊंचाई कितना है, परछाई की ऊंचाई के उसको भाग देने पर आपको क्या जो आंसर मिलता है उसको इसके अंदर क्या बताया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि बीम की ऊंचाई के धनात्मक लीजिए, और क्योंकि बीम की प्राप्त मुख्य अक्ष के ऊपर जाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष जो होता है मतलब जहाँ पे उसकी रोशनी मेन पहुंचनी चाहिए परछाई वो पहुंचती है। आभासी प्रतिबिंब के बीम के ऊंचाई के धनात्मक लेने चाहिए, जिसके अद्वितीय वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ये ऋण के लेना चाहिए। धनात्मक ऋण के चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब के वास्तव वर्धन में माने जाते हैं। मतलब उसकी जो परछाई होती है
उसकी क्या वास्तव में ही क्या एक ही जगह पड़ती है, एक जगह से लेकर दूसरी जगह जो रोशनी पड़ेगी उसके परछाई जब सामने आती है तो उसका प्रतिबिंब क्या उस पर बनता है, ऐसा माना जाता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक देखेंगे तो उसके अंदर प्रकाश का अपावर्तन। ओके, अपावर्तन के बारे में हमको पढ़ना है। तो उसके अंदर किसी भी पारदर्शिक माध्यम से प्रकाश सरल रेखीय गमन करता है, मतलब सरलता से गमन एक जगह से दूसरी जगह करता है, मतलब कांच के अंदर बाहर दिखाई देता है। जब प्रकाश एक ही पारदर्शिक माध्यम से दूसरे प्रवेश करता है तो क्यों, क्या, अब, किस प्रकार से और रेखीय चल रहता है, अपने दिशा बदलता है और हम अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों के दोहरा सकते हैं। आपने देखा होगा कि अपने पानी से भरे किसी टैंक अथवा तो तल के खोखरे में तल की उठी हुई प्रतीत होती है। इसलिए इस प्रकार से मोटे कांच में लेवल, मतलब कि क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन, कि जब पानी अगर कोई जगह भरा हो तो ऐसा लगेगा कि नीचे का जो भाग है ऊपर उठा हुआ है। चाहे आप फुलपट्टी से आप देखते हो तो फुलपट्टी में ऐसा लगता है कि देखने को कि अक्सर फुलपट्टी के अंदर आ गया हो, ठीक है। चाहे कोई चीज़ का उभरी हुई, मतलब दूरबीन से देखो तो कुछ पास चीज़ें, तो ऐसे जो होते हैं उसको प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, इस प्रकार की वस्तुओं को। अब आगे देखिए तो क्यों आपने कांच के बर्तन में रखे पानी के किसी भी पेंसिल को आशीष रूप से डुबाए दिए तो यह वायु के पानी के अंतर पृष्ठ होता है, अथवा तो पानी के जरा ऊपर की सतह में टेढ़ी दिखाई दे। मतलब इसके अंदर क्या कहना चाहता है पैराग्राफ में कि कोई भी अगर एक गिलास लीजिए, गिलास के अंदर पानी भरे, पानी के अंदर पेंसिल डाले, पेंसिल डालेंगे तो ऐसा लगेगा पेंसिल टूटी हुई है, टेढ़ी दिखाई देती है, ऐसा उसके अंदर माना जाता है। इसके अंदर इस प्रकार से क्या, तो क्यों होता है तो प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही क्या इस प्रकार का देखने को मिलता है। तो प्रकाश की रोशनी पड़ने से उसकी क्या परछाई पड़ने से क्या टेढ़ी दिखाई देती है, इस प्रकार की, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा पैराग्राफ, ये दोनों पैराग्राफ में ऐसा ही था। तीसरे पैराग्राफ में क्या बोलना चाहते हैं, यदि आपने पानी के स्थान पर हम कोई अन्य द्रव्य जैसे कि कैरोसिन, पैराफिन तेल का उपयोग करें तो क्या तब पेंसिल उतनी ही मुड़ी हुई दिखाई दे। यदि कांच के लेबल को अगर पारदर्शी प्लास्टिक के स्लैब से प्रस्तुत कर देते तो उसके लिए अक्सर की ऊंचाई तक उठे इसे प्रतीत होगा। आप देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों का उपयोग करने के लिए इन प्रभावों को वास्तविक अलग अलग करते, प्रेक्षण की सूचना करते कि प्रकाश के माध्यम के एक ही दिशा में गमन नहीं करता है जैसे कि प्रतीत होता है, जिससे प्रकाश के माध्यम से दूसरे ही माध्यम में तिरछा होकर के जाता है। इस प्रकार से माध्यम, मतलब कि क्या इसके अंदर बोला जाए कि पानी के अलावा अगर केरोसिन में आप करेंगे तो क्या फिर भी ऐसा, हाँ, तो उसके अंदर भी इस प्रकार से दिखाई देगा। जो पारदर्शिक चीज आर पार दिखाई देती है ऐसी चीजों में ही सिर्फ क्या होता है कि वो टेढ़ा दिखाई देता है, ठीक है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवागमन होता है तो उसके अंदर क्या इस प्रकार की चीज वस्तुएं क्या दिखाई देती रहती है, ठीक है। इस प्रकार का होता है इसके अंदर। आगे देखेंगे तो इसके अंदर दिया क्रियाकलाप क्या दिया है, 10.7 के बारे में दिया है। तो पानी से भरी एक बाल्टी के तलिए में एक सिक्का रखिए और आपकी आंखों से अपने ऊपर की किसी पार्श्व में से रखे हुए किसी सिक्के को एक बार उठाने का प्रयत्न कीजिए। तो आपको किस सिक्के को उठाएंगे सफलता प्राप्त होगी। मतलब हम पानी के बाल्टी में एक सिक्का डालो, उस सिक्के को डालेंगे तो हम जब उठाने जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम दूसरे सिक्के को उठा रहे हैं, क्योंकि उसके परछाई वो अलग ही दिखेगा और अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। लगेगा ऊपर, बाकी जगह लगेगा ऐसा लगेगा कि बहुत नीचे है। अब 10.8 पढ़ते हैं। तो किसी मेज के ऊपर और बड़ा उथल कटोरा रखकर उसके तलिए में एक सिक्का रखिए और कटोरे के धीरे धीरे दूर हटाइए। तो तब आप देखेंगे सिक्का ठीक दिखाई देने के बंद हो जाएगा तो रुक जाइए। आप मित्र के सिक्के को विक्षेपण के लिए कीजिए, बगैर कटोरी के पानी डालने को कहिए और उपस्थित तो देखे तो सिक्का को देखने को मिले। तो क्या होगा, एक कटोरी के अंदर सिक्का रखना, किसी को अपने आंखों से धीरे धीरे दूर दिखाई देगा। जब पानी डालोगे तो सिक्का क्या आपको दिखने लगेगा, क्यों कि पानी के कारण क्या सिक्का थोड़ा ऊपर, मतलब उसकी परछाई आने के कारण वो दिखाई देने लगता है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्रियाकलाप 10.9। मेज पर से रखे सफेद कागज की शीट पर से एक मोटी सीध रखिए जिसमें से रेखा के ऊपर के कांच के स्लैब को कांच के रखे हुए एक कोण से रेखा को एक कोण में रखिए। स्लैब के नीचे आए हुए रेखा का भाग को प्रश्न देखिए तो एक क्या दिखेंगे, तो कांच के स्लैब में नीचे दिखाई गई कोण के पास से मुड़ी हुई एक प्रतीत होती है। मतलब क्या कहा कि हमको क्या आपको क्या
कि एक मेज लेना, मेज के ऊपर क्या है आपको कागज रख, कागज के ऊपर से क्या आपको कांच की स्लेब रखनी है, रखोगे तो उसके अंदर क्या होगा, कागज पे जो इतना चीज लिखा होगा मुड़ी हुई टेढ़ी दिखाई देती है, टेढ़ी प्रतीत होगी, जितने हम उसको मोड़ेंगे उतना ही वो क्या टेढ़ा दिखाई देने लगता है, इस प्रकार का वो दिखता है। आगे आप देखेंगे 10.3.1 में कांच के आयताकार के स्लेब के परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्रियाकलाप आपको 10.10 दिया हुआ है। एक ड्राइंग बोर्ड के सफेद कागज की एक शीट के ड्राइंग पिन के साथ सहायता से लगाएं। शीट के ऊपर से बीच में कागज का एक आयताकार स्लेब लें। पेंसिल के स्लेब के रूपरेखा खींचिए। रूपरेखा में ABCD हमको खींच देनी है, ठीक है। फिर उसके 4 एक समान ऑलपिन लीजिए और ऑलपिनों के द्वारा EF और ऊर्ध्व इस प्रकार से पिनों को मिलाए, जिसके वाली रेखा को AB के कोण में बनाए रखते हैं। EF के प्रतिबिंब के लिए विपरीत अल्फा देखिए, जो 2 पिनों के लिए G और H में से इस प्रकार से लगाए कि पिन के EF के द्वारा प्रतिबिंब सीधा रेखीय हो। पिनों के स्क्लेप करना, तो हमको क्या करना है, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट अभी समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्रियाकलाप हमको करनी है। अब देखो हम क्या बोला गया था इसमें कि इस प्रकार से बनाना है, तो ABCD इस प्रकार से हमको क्या इसको लगाना है, इसको AB और CD लगाना है, A और B C D। इसको क्या इस प्रकार से एक कांच होगा और वायु रोध, मतलब उसके अंदर हवा जा सके, इस प्रकार से हमको रखना है। यहाँ पे क्या होगा, स्लाइड जाएगी, रोशनी देनी है, तो यहाँ से क्या होगा, जो आपको पेन या चाहे पेंसिल उसकी रखे तो उसकी वो रखा तो सही है सीधा, बाकी उसकी परछाई क्या होगी, टेढ़ी दिखाई देने लगती है। कोई भी चीज वस्तु का अगर रखते हो तो उसकी क्या परछाई क्या थोड़ी टेढ़ी दिखने लगती है। अगर कांच के स्लैब से अंदर से देखेंगे तो क्या होगा, टेढ़ा दिखाई देने लगता। हम आपका चेहरा आप कांच में देखते हो तो थोड़ा टेढ़ा दिखता है। अक्षरों को अगर आप फुलपट्टी के द्वारा देखोगे तो भी टेढ़ा, फुलपट्टी को अगर पानी के अंदर डालते हो तो भी उस प्रकार से क्या टेढ़ा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से क्या इसके क्रियाकलापों के अंदर इस प्रकार का क्या ABCD के अंदर बताया गया है। तो इसको हमको डायरेक्ट समझा, ठीक है। अब इसके अपवर्तन के बारे में हम पढ़ते, तो अपवर्तन किरणों के दोनों माध्यम के पृथक होने से के अपवर्तन बिंदु के अभिलंब के साथ एक ही तल में होते हैं। मतलब कि क्या होता है, ये अलग अलग होते हैं, अपवर्तन के अलग अलग दिखाई देते, बाकी एक ही जगह पे ये होते हैं। किसी प्रकार के किसी भी निश्चित रंग के निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आयतन प्राप्त कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात स्थिर हो तो इस नियमों को स्लेन का अपवर्तन का नियम कहते हैं। मतलब कि एक प्रकाश का किसी एक ही रंग में एक निश्चित जगहों पे हो, वो रंग भी एक निश्चित जगह, ऐसे कोणों को क्या स्लेन या अपवर्तन कोण के रूप में जाना जाए। इसको साइन I और साइन R के द्वारा इसको क्या दर्शाया जाता है। ठीक है, इस स्थिति के मानने में तो दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के अपेक्षा अपवर्तन के लिए कहा जाता है। इसके अपवर्तन कुछ विस्तार के होते हैं, मतलब कि कुछ विस्तार तक ये बड़े दिखाई देते हैं, ऐसा माना जाता है।